हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था कि भाई बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और आपका एसएसबी ड्राइवर और एसएसबी ट्रेड्समैन, इन सब के लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन आज की हम फर्स्ट सीरीज के अंदर करने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट सीरीज रहने वाली है वो रहने वाली है टॉप 200 क्वेश्चन की। मेरे दोस्तों, ये 200 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। पूरी की पूरी पीडीएफ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले बोलूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब ये क्लास भाई 2 घंटे की, 3 घंटे की, कितने की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है आपको 200 ही करवाए जाए, आपको वन लाइनर भी करवाया जा सकता है। यानी कि 200 से 300 और क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन का हम टारगेट लेकर चलेंगे एक दिन के अंदर, ताकि जीके के हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और हिंदी को भी हम बेस्ट देंगे, ठीक है ना। हिंदी को भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूँ मेरे दोस्तों। टाइटैनिक सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है? टाइटैनिक सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, याद करवाने का काम करूंगा। ये नहीं है कि भाई आपको करवा दिया बाकी कुछ नहीं। एक क्वेश्चन को 2-3 बार बोलूंगा तो कि आपको भी याद हो जाए। टाइटैनिक सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? शनि का, ठीक है। अगला आता है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? तो बताओ, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है मेरे दोस्तों? तो स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, 84 वर्ष यानी कि 84 वर्ष यूरेनस चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। कितने? 84 वर्ष। पृथ्वी कितने दिन लेती है? पृथ्वी लेती है 365, ठीक है ना। पृथ्वी लेती है 365। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा सर्वाधिक आपका समय कौन सा लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? बताओ कौन सा लेता है? तो वो लेता है आपका नेपच्यून। कौन सा लेता है? नेपच्यून। कौन सा लेता है? नेपच्यून। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो तथा जुपिटर। तो बताओ कौन सा नहीं है? तो मैं बता दूं, आपका यहाँ पर प्लेटो है ना, वो आपका कोई भी उपग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताओ सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताओ सबसे छोटा ग्रह। बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है ना। कौन सा ग्रह सौर जगत में सबसे दूर ग्रह? तो नेपच्यून। आपका नेपच्यून को क्या बोलते हैं? वरुण। क्या बोलते हैं? वरुण। इसको नेपच्यून को वरुण भी बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना। सूर्य की परिक्रमा लेने में सबसे आपका सर्वाधिक समय लेता है कौन सा? वरुण। सर्वाधिक समय भी वरुण लेता है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। मानव चंद्रमा का पहला कदम कब रखा? तो 1969 के अंदर मानव ने चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 ने मानव ने चंद्रमा को पहला कदम रखा। ये बात आप ध्यान रखना। अगला आता है आपका, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? बताओ। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपकी चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। आपको बता दूं मेरे दोस्तों, मैं 2 बार बोलूंगा तो आपको भी 2 बार सुनने को मिलेगा। और 2 बार सुनने को मिलेगा तो आप इसको 2-3 बार यदि वीडियो को देखते हो तो आपकी 200 से 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 1 घंटे में, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अगला आता है आपका, चंद्रमा धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? बताओ। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर बिल्कुल भी वायुमंडल नहीं है। ये नहीं कि हवा वगैरह नहीं चलती, इसलिए दो व्यक्ति ना, वो इंसान आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। केवल वो पूरे पैक रहते हैं, उसी की वजह से वो ब्लूटूथ वगैरह लगे होते हैं, उनसे ही वो कॉन्टेक्ट रहते हैं मेरे दोस्तों। बात करते हैं। अगला आता है आपका, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। कौन सी आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका को अगला था, चंद्र ग्रहण कब होता है? 10वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यानी कि पृथ्वी है ना, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चंद्र ग्रहण आ जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। ये चीज आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। कौन सी परिस्थिति का चंद्र ग्रहण है? कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र, आपका पूर्ण चंद्र में आपका परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है? बताओ भाई। जब अर्ध चंद्र ग्रहण होता है मतलब आधा चांद होता है तो आपका यहाँ पर कितने कितने डिग्री का कोण बनता है? तो बताओ भाई। 90 डिग्री का कोण बनता है। कौन सा बनता है? 90 डिग्री का कोण होता है भाई, वो ध्यान रखना एक बात। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध। मंगल, बुध, पृथ्वी तो है भाई, और आपका चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। उस जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बताओ भाई। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते तो उसका भार क्या होता है? उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 384,000 किलोमीटर। कितनी है?
384,000 किलोमीटर आपकी पृथ्वी से सूर्य आपके चंद्रमा की दूरी है। कितनी है? चंद्रमा की दूरी है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों या समूह को क्या कहते हैं? बताओ। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? रुद्र ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में रुद्र ग्रह छोटे खगोलिक पिंड है। ये जिन ग्रहों में मध्य पाए जाते हैं वो होते हैं मंगल और बृहस्पति। कौन से होते हैं? मंगल और बृहस्पति होते हैं मेरे दोस्तों। हेलो बॉब किसका उपनाम है? किसका नाम है? हेलो बॉब किसका उपनाम है? तो हेलो बॉब आपका पुष्टल तारा का उपनाम है हेलो बॉब। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका उल्का है। उल्का क्या है? एक उल्का है ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड अंतरिक्ष में पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई द्रव्य का अंश है। यानी कि ब्रह्मांड अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई एक द्रव्य का अक्ष है आपका उल्का। अगला क्वेश्चन आता है एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। कौन सी है? 45 डिग्री दक्षिण। कौन सी है मेरे दोस्त? 45 डिग्री दक्षिण। कौन सी है? 45 डिग्री दक्षिण। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल ब्रहवृत्त नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सा नहीं है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में स्थित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे दोस्तों। प्रधान आपका ध्रुव वृत्तीय तथा आपका विषुवमुक्त भूमध्य रेखा का प्रतिचेतक बिंदु अवस्थित है। बताओ कहाँ अवस्थित है? अंध महासागर में। कहाँ स्थित है? अंध महासागर में। काहिरा का एक समय ग्रीनविच 2 घंटा आगे यह स्थिति है। बताओ 30 डिग्री देशांतर होने पर आपका काहिरा का समय, काहिरा एक जगह का नाम है जहाँ का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे यह स्थिति कब है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होने की वजह से। अब 82 डिग्री 32 मिनट के पूर्वी देशांतर में मध्यम जब 36 होते किस देशांतर के अंश में बजेगा? तो 0 डिग्री आपका पूर्वी और पश्चिम पर। निम्नलिखित संगठनों में से किसी शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। किसने? आर्य समाज में। निम्नलिखित में से किसने कहा कि शासन अच्छा सुशासन का स्थापना नहीं है? अच्छा शासन सुशासन की अच्छा स्थापना नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि आपका अच्छा शासन सुशासन की स्थापना नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी का राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद ने माना कि स्वराज्य है और आपको हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना। निम्नलिखित में से किस महाराष्ट्र के प्रधान समाज की स्थापना की? बताओ। प्रधान समाज, महाराष्ट्र में प्रधान समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुकर ने। किसने की? आत्माराम पांडुकर ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका महाराष्ट्र के प्रधान समाज के मुख्य संचालक कौन है? तो एमजी रांडे। कौन से? एमजी रांडे महाराष्ट्र के प्रमुख आपके यहाँ पर बता दूं प्रमुख संचालक है एमजी रांडे। देव समाज की स्थापना किस निम्न में से कौन था? तो देव समाज की स्थापना तो शिवनारायण अग्निहोत्री। कौन था? देव समाज की स्थापक ना या संस्थापक आपका कौन था? तो आपका शिवनारायण अग्निहोत्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 32 नंबर। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ज्योतिबा फुल्ले ने। किसने की? ज्योतिबा फुल्ले ने। गुलाबगिरी के लेखक कौन है? बताओ भाई गुलाबगिरी के लेखक कौन से? पिछली बार बीएसएफ ट्रेड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है गुलाबगिरी का लेखक कौन है? तो गुलाबगिरी का लेखक आपको बता दूं ज्योतिबा फुल्ले। ये पीछे का मनोरम दृश्य आप देख रहे होंगे मेरे दोस्तों। खुले में ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे आपको पढ़ाते हैं, तो आप भी पढ़ते रहो। मैं बता दूं आपके लिए रामबाण साबित होगी ये कला से। यदि ये कला से लेकर जो इंसान चला गया ना उसका भाई नैया पार हो जाएगी, ये बात मैं बता रहा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? बताओ भाई महात्मा ज्योतिबा फुल्ले द्वारा किस संगठन की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की। किसी के? सत्य शोधक समाज की महात्मा ज्योतिबा फुल्ले द्वारा। पिछड़े वर्ग के उत्थान में मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्य शोधक समाज ने पिछड़े वर्गों के उत्थान में मुख्य कार्य किया। किसने? सत्य शोधक समाज ने। अगला क्वेश्चन आता है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया? बताओ कौन था? वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक एवं धार्मिक सुधारता का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो रमाकांत देव था जो आपका रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी आपका सत्संग की स्थापना कौन थे?
तो राधा स्वामी सत्संग के स्थापना आपका शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र के किन सुधारकों का लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किन सुधारकों को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ब्रह्म जी एम मालामारी। कौन थे? ब्रह्मा जी एंड मालामारी थे, जो आपको बता दूं यहाँ पर महानतम पारसी समाज सुधारक थे। निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया, उसे कानूनी रूप से वैध सफलता प्राप्त की। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्वेश्चन 2017 की बीएसएफ ट्रेड्समैन में आया हुआ क्वेश्चन है कि विधवा विवाह को पुनर्विवाह और साथ में उनका आपका घोर, इसके लिए बता दूं, कानूनी रूप से वैध माना। इसी की सफलता किसे दी जाती है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अगला क्वेश्चन आता है 1843 एक्ट में, यानी कि 1843 में वीट एक्ट में वी ने किस बात को कानूनी माना? तो गुलामी को आपका वी गुलामी का शब्द माना। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने आपका यहाँ पर बता दूं मेरे दोस्तों, 1872 में जो अपना नेटिव मैरिज एक्ट है उसको पारित करने में भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1872, ये तो हो गया। बाल विवाह प्रथा का नियंत्रण करने के लिए 1972 में सिविल मैरिज एक्ट, लड़कियों का विवाह न्यूनतम उम्र रखेगी तो 14 वर्ष। कितनी रखेगी? 14 वर्ष। 1972 में 14 वर्ष लड़कियों की उम्र की विवाह थी। ये बात आप ध्यान रखना। अभी 18 वर्ष हो गई है, जो कि एक बता दूं यार मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि 18 वर्ष तो कम से कम उम्र होनी चाहिए। पर लड़कों की बहुत ज़्यादा है यार, लड़कों की 21 साल बहुत ज़्यादा है। इनके भी 18 करो, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार ये भी बंदे हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह का न्यूनतम क्रमशः अवधि 14 और 18 वर्ष थी, यानी कि लड़कों की 18 साल, लड़कियों की 14 वर्ष। फिर लड़कियों की इन्होंने 18 वर्ष कर दी और लड़कों की 14 वर्ष। तो ये तो देखो एक अन्याय हो गया लड़कों के साथ। फिर कोई दिक्कत नहीं। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। किसी बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है शारदा एक्ट। निम्नलिखित में आपका थियोसॉफिक सोसाइटी के सफलता मुख्य कौन थे? तो बताओ कौन थे? बता दो मेरे दोस्तों, एनीमी विसेंट के कारण। किसके कारण हुआ? एनीमी विसेंट के कारण आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता हुई। ठीक है। सेन्वेस्टर ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने आपका सेन्वेस्टर ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल। कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मांग की प्रस्तुति के कारण सन 1899 में त्रिवेल्ती भयंकर दंगे हुए? तो बताओ किसके कारण हुए? तो वो नाडार के कारण। किसके कारण हुए? नाडार के कारण। किसने कहा कि भगवान किया यदि भगवान असभ्यता को सहन करते तो मैं भी कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भगवान असभ्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये तो बाल बिल्कुल सही कही उन्होंने, कोई गलत कही नहीं उन्होंने। भारत की रानी आंदोलन का इसकी प्रेरणा प्रारंभ की थी? ज्योतिबा फुले ने। किसने? भारत में रानी आंदोलन की इसकी प्रेरणा का आपको प्रारंभ किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना था? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना था। किसे? श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चरगाह का आपको चारागाहों का संरक्षक कहा जाता है? न्यूजीलैंड को चारागाहों का संरक्षक कहा जाता है। किसे? न्यूजीलैंड को चारागाहों का संरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश को सफ़ेद हाथियों के देश से, यानी कहाँ, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में भी बहुत बार आता है। एसएससी जीडी वाले भी एक क्लास ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए हो रही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका शामिल किए जाने वाले देश है? तो आपका इथोपिया, सोमालिया और तिजुबी। कौन सा है? इथोपिया, सोमालिया और तिजुबी। कहाँ पर आपके सम्मिलित किए जा रहे हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन से? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। आपका देशों में से कौन सा आपका मगरीन के नाम से जाना जाता है? ऐसा देश कौन सा है जो मगरीन के नाम से भी जाना जाता है? देशों में आपका मार्को, अल्जीरिया तथा टूनिस से आते हैं। कौन से? मार्को, अल्जीरिया, टूनिस से आते हैं। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दक्षिणी कोरिया विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। यूरोप ने किस देश का लघु यूरोप कहा था? तो फ्रांस ने आपका यूरोप ने लघु यूरोप कहा था। किसने? फ्रांस ने। किस देश में वनु का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को आपका वनु का देश कहा जाता है। किसे? कांगो प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बेलग्लास देश निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है? तो आपका यहाँ पर तो बुल्गारिया एक देश है जो आपका बेलग्लास देश में सम्मिलित नहीं है।
चढ़ते सूर्य का देश कौन सा है? तो चढ़ते सूर्य का देश आपका जापान है। कौन सा? जापान को चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देश जैसे सुगर ब्लाउज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, किसे बताया जाता है भाई? ऐसा देश का नाम बताओ जो सुगर ब्लाउज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ये बताओ भाई। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है मेरे दोस्तों, तुर्की को। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। आपका एनिटीज का मोती उपनाम से कौन जाता है? एनिटीज का मोती के उपनाम से भी आपका क्यूबा को जाना जाता है। किसे? क्यूबा को जाना जाता है। जिलू की वाटिका कहाँ है? जिलू की वाटिका आपको फिनलैंड में। कहाँ है? फिनलैंड में आपका जिलू की वाटिका, फिनलैंड में। उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को, ठीक है ना। अर्धरात्रि में सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है तो नॉर्वे। नॉर्वे का आकार अर्धरात्रि यानी अर्ध चंद्रमा के समान है, इसलिए आपको यहाँ पर नाम। और एक ऐसा जिला जहाँ पर राजस्थान में राजस्थान का अंदर चंद्र का यानी अंदर आधा चांद है उसके समान है, तो वो है सीकर जिला। याद रखना, सिक्योरिटी में एक सीकर जिला से, इसको आप यानी कि ये समझ, शिक्षा जगत में बहुत ही बड़ी हस्ती अभी बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा शिक्षित जिला है। निम्नलिखित में से डूबते हुए सूर्य का उपनाम किससे जाना था? डूबते हुए सूर्य का ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य का ब्रिटेन, याद रखना। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक है ना। अग्निदीप नाम से जाना जाता है तो आइसलैंड को अग्निदीप के नाम से जाना जाता है। किसे? आइसलैंड को अग्निदीप के नाम से जाना जाता है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो लेबान को। किसे? लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। याद कर लेना मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके सामने। सर्वाधिक जनसंख्या किस जनसमूह में निवास करती है? तो बताओ भाई। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसमें हम आते हैं। कहाँ पर आते हैं? एशिया में हम आते हैं, याद रखना। अभी ये बताओ मेरे को, एक चीज और बताओ कि इंडिया कितने नंबर पे आ रहा है? मेरे को लग रहा है 2030 आते आते इंडिया नंबर 1 हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। बड़ी है भाई, टीम खड़ी रखते हैं कि हाँ पूरी टीम ही खिलाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अगली बात करते हैं। जून 2020 में किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो बताओ। मास्को कहा था? मोनास्को में। कहा था? मोनास्को में। सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली बोली तो अंग्रेजी। अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। इंग्लिश होती है ना, वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। हिंदी भी हमारे भारत में ही पूरी नहीं बोली जाती है, ये चीज बता दूं मैं आपको। एंजिला एनेबिया था जैव उर्वरक का उपनाम क्या है? तो धान। धान का एंजिला एवरिका आपका जैव उपनाम है, ठीक है ना, धान का। अगला क्वेश्चन याद करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर कुल स्थलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी यानी कुल स्थलीय क्षेत्र कितना परसेंट है? पृथ्वी पर कितना परसेंट स्थलीय क्षेत्र है? तो 29.0 है ना, वो आपका पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग और पानी से गिरा हुआ? 71% भाग पानी से गिरा हुआ, ये चीज ध्यान रखना, 71% भाग। संगमरमर का उदाहरण है तो क्रांतिकारी चट्टान आपके संगमरमर का उदाहरण है। कौन सी क्रांतिक सेल नहीं है? तो आपका चुनना पत्र ना, वो क्रांतिक सेल के अंदर नहीं आती। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लें। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 80। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो आपका बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन सा है? बेसाल्ट। आर्किक चट्टान निम्नलिखित में से तो आपका परतदार। कौन सा? परतदार। भूकंप पर दर्ज करने वाला उपकरण तो सिस्मोग्राफी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है सिस्मोग्राफी का भी। रिएक्टर पैमाने की तीव्रता मापी जाती है तो भूकंप से। रिएक्टर पैमाने, सिस्मोग्राफी का क्या काम है? सिस्मोग्राफी एक उपकरण है। रिएक्टर पैमाने एक क्षमता है जिसके अंदर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये चीज आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आग्नेय चट्टान ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद में आता है आपका, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, स्थल मंडल में पाए जाएंगे अधिकतर पेड़ पौधे। पृथ्वी की सतह औसतन ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह, पृथ्वी पर भूमि की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 840 मीटर भूमि की औसतन ऊंचाई है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो प्रयाग। क्या था? प्रयाग नाम था इलाहाबाद का पूरा नाम। कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता आपका जोर चारनोक ने बसाया। किसने बताया? जोब चारनोक ने बसाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इस प्रकार हैदराबाद को आंध्र प्रदेश कहा जाता है। हैदराबाद की राजधानी आंध्र प्रदेश और पणजी को उसकी राजधानी तो गोवा की राजधानी पणजी है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून। झारखंड की रांची। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पांडिचेरी। कौन? सॉरी, लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो गोवा। कौन सा है सबसे छोटा राज्य? गोवा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग। किस शहर को आपका नर्मदापुरम आपका पुनर्निर्मित किया था? होशंगाबाद ने। किसने? होशंगाबाद ने। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप से पंजाब में 5 राज्यों का समूह, इसलिए पंजाब कहा जाता है।
भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। स्पाइस गार्डन का नाम से जाना जाता है केरल, केरल को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। पीला शहर के नाम से जाना जाता है, कौन सा पीला शहर है जो विश्व में हल्दी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ भाई, आपका विश्व का सबसे बड़ा हल्दी में उत्पादक और पीला शहर किसे कहा जाता है? आपका इरोड, किसे कहा जाता है? इरोड को। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। यशगन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। त्योहार वाला भी भाई एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैं टॉपिक वाइज भी लेकर चलूंगा। आज तो मिक्स क्वेश्चन में आपके लिए 200 लेकर आया हूँ, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टॉपिक वाइज लेकर चलूंगा, टॉपिक वाइज भी थोड़ा इसमें भी करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, यदि होता है तो। कम से कम 1.5 घंटे का ये वीडियो तो होगा ही ना, अभी तो 20 मिनट का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे जरूर यार। आपका आता है नवलकेश्वर त्योहार संबंधित है तो उड़ीसा से, किससे संबंधित है? उड़ीसा से। सब आपका सबरमिला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में। किसे? एक है साबरमती आश्रम, एक है आपका सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। अगला आपका ये आपका अगला आता क्वेश्चन आता है येरवादा, येरवादा केंद्रीय कारागार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है येरवादा केंद्रीय कारागार। किस राज्य में रेलवे की उत्पादन इकाई है? तो आपका सभी राज्यों में, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु में आपके उत्पादन इकाई है। कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी से द्वीपों में रहती है? तो आपका जारवा या जरवा। कौन सी? जारवा या जरवा। अधिकांश खासी जनजाति के अंदर रहता है मिजोरम में। खासी जनजाति अधिकांश कहाँ रहती है? तो मिजोरम में रहती है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। डांडिया कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का। ये चीज आप ध्यान रखना। देश का सर्वोच्च सम्मान, इसमें बोला गया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किससे सम्मानित है? तो डॉक्टर नेशनल मंडेला को। किसने? सर्वप्रथम विदेशी व्यक्ति है डॉक्टर नेशनल मंडेला है, जिसने भारत रत्न सर्वप्रथम दिया था, ये बात आप ध्यान रखना। भारत के एकमात्र नेता जिन्होंने संघीय गृह मंत्री का पद पर रहते हुए भारत रत्न की प्राप्ति की थी, कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई, गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्राप्त है? तो आपका नेशनल मंडेला को। भारत रत्न डिजाइन किस वृक्ष के पत्तों पर बनाया गया? तो भारत रत्न डिजाइन आपका पीपल के पत्तों से बनाया गया है। भारत रत्न पाने वाली गायक कलाकार कौन थी? तो आपका यहाँ पर बता दूं, लता मंगेशकर नहीं थी, पंडित रविशंकर नहीं थे, पंडित भीमसेन जोशी नहीं थे, बल्कि थे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। कौन थी? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी आपका प्रसिद्ध। भारत रत्न पाने वाले कौन थे? तो आपका भारत रत्न आपका अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये सब भारत रत्न पाए गए थे। प्रथम भारत रत्न सम्मानित किसे मिला? तो सीवी रमन को प्रथम भारत रत्न सम्मान मिला। किसे मिला? सीवी रमन को। किसे भारत रत्न नहीं मिला? तो आपका बलदेव सिंह को, आपका नेशनल मंडेला को मिला, मदर टेरेसा को मिला, खान अब्दुल गफ्तार खान को भी मिला हुआ है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला तो इंदिरा गांधी है, और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है जिसे महारानी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, महारानी ऑफ कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है उसको। इंदिरा गांधी, सॉरी, सोनिया गांधी को जाना जाता है। वो तो अभी तो देखो, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी ना वो। भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलू का पहला व्यक्ति तो सचिन तेंदुलकर। कौन था? सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना। खेलू में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न। और आपके सैनिक का अलंकरण परमवीर चक्र, यदि कोई परमवीर चक्र से सैनिक सम्मानित होता तो वो सर्वाधिक सैन्य समाज, सैन्य में आपको सैनिकों में सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है परमवीर चक्र को। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया था? आपका गोलकंद पांडा पुरस्कार होता है, वो आपका सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार होता है। कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? आपका अशोक चक्र होता है ना, केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जो भी अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं, या इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग हैं, उन्हीं के बेल्ट पर आपका अशोक स्तंभ मिलेगा, और उन्हीं की टोपी पर अशोक स्तंभ मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये चीज आप ध्यान रखना। गोल्डमैन पुरस्कार किसे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है गोल्डमैन पुरस्कार। अगला आता है आपका जीडी गायकरा पुरस्कार, निर्माण के कारण आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को योगदान को पहचान करने के लिए स्थापित की गई पत्रकारिता। किसे? पत्रकारिता। मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी तो आपका 1951 में। किस कब हुई थी मिस वर्ल्ड की शुरुआत? 1951 में। मिस यूनिवर्सल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स जीतने वाली, ये ध्यान रखना। अगला अगला था आपका मदर टेरेसा के बाद भारतीय नोबल पुरस्कार, भारतीय नोबल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो कैलाश सत्यार्थी को, यानी मदर टेरेसा के बाद आपका कैलाश सत्यार्थी को आपका ये पुरस्कार प्रदान हुआ। ग्लोबल आपका गोलकीपर अवार्ड किससे किसके द्वारा दिया गया? तो बिल एंड मिलिंदा आपका गेस्ट फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल एंड बिल पुरस्कार दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखना। जनगणना कितने वर्ष में बाद होती है? तो जनगणना 10 वर्ष बाद होती है।
आपकी 2011 की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना 11 की 2011 की जनगणना थी। भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आपकी यहाँ पर 17.7% वृद्धि दर आपकी दशाब्दी यानी 10 वर्षों बाद बढ़ जाती है। 2001 से 2010-11 के मध्य भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो आपकी यहाँ पर 17.7 रही। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल आपका जनसंख्या घनत्व का सूत्रफल है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, यानी कि सबसे ज्यादा। मैं बता दूं आपको मेरे दोस्तों, यहाँ पर महिलाएं ज्यादा है और पुरुष कम है। बल्कि बाकी और जगह तो भाई पुरुष ही ज्यादा है, महिलाएं आधे। तो भाई 10% तो ऐसे हैं, 1000 में से 100 लोग तो ऐसे फिरेंगे, बस मजे लेते रहो, उनकी तो शादी होने वाली है नहीं। निम्नलिखित में से भारत 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात आपको बता दूं, सबसे कम छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ठीक है ना। 2001 से 2011 के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक कम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? तो आंध्र प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत आपका जनगणना प्रति व्यक्ति कितना था? तो 382, सॉरी 382। ये चीज आप ध्यान रखना। 2011 की 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी आबादी की दृष्टि में निम्न कौन सा राज्य राजस्थान से सबसे बड़ा था? महाराष्ट्र। कौन सा था? महाराष्ट्र। ये चीज आप ध्यान रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस शहर में जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो आपको मुंबई में। किस शहर में सर्वाधिक थी? मुंबई में। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नाम से होता है, ये बात ध्यान रखना, ये भी बात आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो ठाणे। मुंबई और ठाणे ना वो सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। 1981 से 91 के दौरान किस राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या प्रदर्शित की गई? तो केरल में। किस? केरल में। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसंख्या विभाजन का कहा जाता है? तो आपको 1921 का से कहा जाता है, 1921 को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम बार जनगणना कब हुई? तो 1951 में। कब हुई? 1951 में। भारत की जनगणना वर्ष 2011 की साक्षरता दर कितनी? तो आपकी 76.4, यानी कि 100 लोगों में से 76 लोग ही आपके 75 लोग ही पढ़े हुए थे। ये चीज आप ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका यहाँ पर बोला गया साक्षरता को सबसे कम साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और केरल में बाद में, यानी सबसे कम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, उसके बाद बिहार में। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी का, यानी कि आपका हथियार बंद विरोध के आधार पर, बर्मा आक्रमण के कारण, ब्रह्मांड के आधार पर आक्रमण, युद्ध के आधार पर। ठीक है ना। अनुच्छेद 252 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जाती है? तो आपका युद्ध, बर्मा आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण। यदि सैनिक विद्रोह कर दे तो आपके यहाँ पर आपातकाल ला सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्राय किसकी सलाह से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो गवर्नर की सलाह से। गवर्नर की सलाह से आपका राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना, गवर्नर की सलाह से ही आपका राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। भारतीय, यहाँ तो अगला बोला गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 1903 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। संसद अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है। ठीक है ना। संसद के संकट काल द्वारा घोषणा की अनुमोदन किस अवधि के अंतराल में होगा? अनावश्यक है 1 माह के अंतराल के अनुसार। किसने? 1 माह के अंतराल के अनुसार। आपातकाल के दो घोषणा स्वीकृति तो संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंतर्गत आपको आता आपातकाल का, आपको आता आपातकाल के अंतर्गत संसद में स्वीकृति होना आवश्यक है। किसने कहा था राष्ट्रीय आपातकाल अधिकार संविधान की एक शाखा में धोखा है? तो आपका हृदयनाथ कुर्तु ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अधिकार में एक धोखा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? तो कभी नहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3। कितने प्रकार की? 3। राष्ट्रपति अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल लोकसभा की अवधि होती है। आपातकाल की समाप्ति बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय के केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति शासनकाल अधिकतम लगाया गया तो 3 वर्ष। 3 वर्ष शासनकाल अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासनकाल सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो आपका पेपुस में, किसमें? पेपुस में लागू किया गया था। ठीक है ना। आपातकाल की किस राज्य की विधानसभा अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा राज्य की विधानसभा अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, समान रूप से भारतीय प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व राज्य के अंश निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक आपका यहाँ पर बोला गया सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय वितरण है? तो वित्त आयोग के। किसके? वित्त आयोग के। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों के अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग।
केंद्रीय कर एवं राज्य विभाग केंद्र के द्वारा राज्यों में दी की जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करता है। तो आपको यहाँ पर करता है मेरे दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। उपरोक्त सभी कौन करता है? उपरोक्त सभी, जिसमें आपको राज्यों का वित्तीय नियंत्रण, केंद्र एवं वित्तीय नियंत्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों एवं राज्य में भाग तथा केंद्र द्वारा राज्य में दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारण करना आपका वित्त आयोग का कार्य है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संघीय वित्त आयोग का संबंध है तो राज्य और केंद्र के बीच वित्त के संबंधित है। केंद्र व राज्य के वित्तीय विवादों का निपटारे तो मुख्य एजेंसी कौन है? तो वित्त आयोग है। कौन सी? वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, केंद्र व राज्यों के मध्य आपका मध्य वित्त बंटवारे किसकी सिफारिश? तो वित्त आयोग के। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वित्त आयोग के मुख्य अध्यक्ष है। ये चीज आप ध्यान रखना। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बता दो आपका एन के सिंह आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सॉरी, एन के सिंह है। प्रधानमंत्री वित्त आयोग के निर्माण की थी। ये चीज आप ध्यान रखना। योजना आयोग का जो आपका योजना आयोग है उसका लागू किया था। संविधान में लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके? तो 15। 14 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपका वाई वी रेड्डी। कौन है? वाई वी रेड्डी। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग का गठन किया गया तो 5 वर्ष अवधि के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ये चीज आप ध्यान रखना। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और एक आपके 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। ये चीज आप ध्यान रखना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी संघीय आपका मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा आपका संवैधानिक संस्था है? कौन सा संवैधानिक संस्था है? आपका योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग और चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है। मैंने बोला भाई संवैधानिक निकाय नहीं है तो योजना आयोग संविधान का अंग भी नहीं है। आपको यहाँ पर बोला गया भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। इस वक्त कौन है भाई? अब आपके प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। मिस्टर नरेंद्र मोदी आपके इस वक्त योजना आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार के सहकारी वीरता क्रम को बजट निर्धारित करता है। भारत के सरकार के कैबिनेट मंत्री का समान रूप से निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के सभी कैबिनेट मंत्री ना वो निर्धारण करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। राष्ट्रीय विकास सचिव का मुख्य भूमिका कौन अदा करता है? सचिव और योजना आयोग। कौन अदा करता है? सचिव और योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग राज्य सरकार द्वारा समन्वय कार्य करता है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन? अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय विकास परिषद की अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री आपका भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष करता है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना किसके सुझाव पर किया गया? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना। किससे? प्रशासनिक सुधार आयोग के। संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो संसद का पहला लोकपाल विधेयक 1968 को रखा गया था। कब रखा गया? 1968 को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल को। किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 के लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो उत्तराखंड। कौन सा राज्य था? उत्तराखंड। उस समिति, देखो उस समिति का नाम क्या है जिसने राजनीतिक एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी? तो बोरा समिति एक ऐसी समिति है जिसने राजनीतिक एवं आपके जो गठबंधन है यानी कि जो अपराधी है उनके गठबंधन की जांच की थी, ठीक है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवा समाप्त करने की सिफारिश किसे? तो आपका राजनार्थ आयोग की। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानव अधिकार है आपकी संवैधानिक संस्था नहीं। और कौन से ध्यान रखना, राज्य का वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग, ठीक है ना। सर्वणि सिंह समिति किसके प्रश्न विचार किया था? तो आपका मूल अधिकारों की तुलना में आपका सांकेतिक प्रश्न विचार किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये टॉप 200 क्वेश्चन थे जो आपके हो चुके। यदि आप चाहते हो इस वीडियो के अंदर और क्वेश्चन करवाया जाए तो मैं भारत का एक परिचय के रूम में छोटे से एक है उसका भी एक थोड़ा सा 200 से 300 क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, होती रहेगी यार।